in limit state method of collapse, limit state method of collapse under the compression condition, under the compression condition. ठीक है, assumption is limit state method of collapse under the compression condition कि हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं. तो कैसे बात करेंगे उसकी हम यहाँ पर देखते हैं. तो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं. सबसे पहले मैं जैसा जैसा लिखते जा रहा हूँ वैसा स्टेटमेंट आप लोग लिखते चले जाइए, फिर मैं उसको समझाऊंगा आप लोगों को. तो लिखेंगे मेरे साथ साथ में, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन, द मैक्सिमम compressive strain, the maximum compressive strain in concrete, the maximum compressive strain in concrete in axial compression, in axial compression can be considered as 0.002, can be considered as 0.002. दूसरा assumption हम यहाँ पर देखते हैं. देखो हम लोगों ने जब फ्लेक्चर की कंडीशन पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2 में, जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्चर कंडीशन, वहां पर हम लोगों ने स्ट्रेन निकालना सीखा था. तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन कंक्रीट में फ्लेक्चर कंडीशन में कितना दिया गया था, वो दिया गया था 0.0035. फ्लेक्चर कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन फ्लेक्चर कंडीशन में 0.0035. यहाँ पर एक्शियल कंप्रेशन में कितना दे रखा है, वहां पर फ्लेक्चर में था बेंडिंग के केस में, यहाँ पर केवल कंप्रेशन आ रहा है एक्शियल, वो भी उस केस में कितना दिया हुआ है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन 0.002 दिया गया है. ठीक है, इतना आप ले सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये तो हो गई हमारे पास एक बात. दूसरी बात यहाँ पर हम लिख रहे हैं, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन axial, the maximum compressive strain in concrete in axial compression and bending, axial compression and bending but no tension, axial compression and bending but no tension can be considered as 0.0035 minus 0.75 times of strain at least compressed fiber, strain at least compressed, strain at least compressed fiber, strain at least compressed, FIBER होगा ना, फाइबर. ठीक है, strain at least compressed fiber. तो यहां पर मैं क्या बता रहा था, strain at least compressed, हाँ क्या बता रहा था मैं, strain at least compressed fiber. तो मैंने यहां पर लिखा, इसके लिए इस वाले स्टेटमेंट के लिए मैंने यहां पर लिखा कि आप लोगों का जो स्ट्रेन है एट हाईली कंप्रेस्ड फाइबर दैट कैन बी कंसिडर्ड एज 0. that can be considered as 0.0035 minus 0.75 times of strain at least compressed fiber. ठीक है, तो यहां पर इसको मैं डालता हूं ब्रैकेट में. अभी क्या इनका मीनिंग है सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे, डोंट वरी, है ना. यहां पर उसके पहले हम लोग लिखते हैं कि आपका एप्सिलॉन सी एच का मीनिंग क्या होता है. एप्सिलॉन सी एच का मीनिंग होता है कंप्रेसिव स्ट्रेन, compressive strain at highly compressed fiber.
कंप्रेस्ड फाइबर। और एप्सिलॉन CL का मीनिंग क्या होता है? ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन एट लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर। ठीक है, जरा इतना लिखिए, डन करके बताइए, फिर इनके इनके मीनिंग्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। जल्दी से इतना लिखकर डन करके बताइए। श्रीकांत राठौर बोल रहे हैं, सर आई परचेज्ड ब्रह्मास्त्र कोर्स, शेल आई बाय बैच M कोर्स? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, फिर क्यों खरीदना है, वही तो है। जब ऑलरेडी आपने ब्रह्मास्त्र खरीद रखा है, देन डू नॉट नीड टू बाय दिस कोर्स बैच M। आपको उसमें भी एक्सेस मिल जाएगा बैच M में, यदि आपने ब्रह्मास्त्र खरीद रखा है तो। ठीक है श्रीकांत, तो जितने भी लोग बात छिड़ी है तो सुन लो। जितने भी लोग SSC JEE है, तो फिर मैं इसको बता समझाना चालू करता हूँ। DSS भी जिन लोगों ने ले रखा उनको मिलेगा क्या? DSS भी रिकॉर्डेड फॉर्म में ले रखा हो तो आपको देखें, हम टाइप ऑफ कॉलम्स देखें। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देखें, कॉलम टाइप ऑफ कॉलम्स देखें, जिसके अंदर कॉलम टाइप 1 ही एक ऐसा टाइप था जिसके अंदर केवल एक्शियल लोड आ रहा था। बाकी कॉलम टाइप 2, 3, 4 इन तीनों में क्या आ रहा था, मोमेंट आ रहा था। कॉलम टाइप 1 जो था जिसके अंदर सिर्फ एक्शियल लोड आ रहा था, बाकी के जो कॉलम्स आपके कॉलम टाइप 2, 3, 4 उसमें मोमेंट्स आ रहे थे। तो यहाँ पर जो कॉलम टाइप 1 है उसमें सिर्फ एक्शियल लोड आ रहा है, तो उसके लिए हमें ये अजम्पशन नंबर 1 यूज करना होगा। तो जब भी आप कॉलम टाइप 1 डिजाइन करेंगे जिसके अंदर सिर्फ एक्शियल लोड आता है, वहां पर आप इस वाले अजम्पशन का उपयोग करेंगे, अजम्पशन नंबर 1 का, क्योंकि यहाँ पर आपको जो कंप्रेसिव स्ट्रेन दी है वो सिर्फ एक्शियल कंप्रेशन के कारण दी है 0.002। तो कॉलम टाइप 1 जब भी डिजाइन करने की बात कहेंगे, हम लोग इतना कंप्रेसिव स्ट्रेन कंसीडर करेंगे, अजम्पशन नंबर 1 का उपयोग करेंगे। लेकिन जब हम कॉलम टाइप 2, 3 या 4 की बात करेंगे, जहां पर आपके पास क्या आ रहा था, जहां पर हमारे पास लोड के साथ में मोमेंट्स भी आ रहे थे, तो हम फिर ये वाले अजम्पशंस की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्शियल कंप्रेशन दिया हुआ है और साथ साथ में एंड बेंडिंग भी हमें यहाँ पर दिया है, बेंडिंग मोमेंट भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो जहां पर हमारे पास एक्शियल कंप्रेशन भी आ रहा हो, बेंडिंग भी आ रहा हो, वो कौन से कॉलम होंगे, कॉलम टाइप 2, 3, 4 होंगे। तो कॉलम टाइप 2, 3, 4 को डिजाइन करने के लिए हम लोग ये वाले अजम्पशन का उपयोग करेंगे। ठीक है, मैंने कहा ठीक है सर, यहां तक ये बात हमें क्लियर है। अब एक चीज यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है नो टेंशन। यहां पर हमें क्या लिखा हुआ दिख रहा है, एक पॉइंट हमें यहां पर स्टेटमेंट लिखा हुआ दिख रहा है, नो टेंशन करके। नो टेंशन का मतलब क्या होता है? नो टेंशन का मतलब होता है कि हमारे कॉलम में टेंशन नहीं आना चाहिए, हमारे कॉलम में टेंशन नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि कॉलम जो है वो एक कंप्रेशन मेंबर है। बीम में टेंशन आता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पर हम बीम में टेंसाइल स्टील रेनफोर्समेंट डाल देते हैं। हम यहां पर कॉलम में स्टील रेनफोर्समेंट नहीं डालेंगे टेंशन लेने के लिए। कॉलम में जो स्टील डाला जाता है वो टेंशन लेने के लिए नहीं डाला जाता है, कॉलम में जो स्टील डाला जाता है वो कंप्रेशन लेने के लिए डाला जाता है। तो कॉलम में जो स्टील मौजूद होता है, आपको जो नजर आता है कॉलम में स्टील, वो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट्स होते हैं, कंप्रेसिव लोड लेने का काम करते हैं। तो हमने कॉलम में टेंशन रेनफोर्समेंट डाला ही नहीं है। जब हमने कॉलम में टेंशन रेनफोर्समेंट डाला ही नहीं है, तो हम टेंशन कहीं नहीं चाहते हमारे कॉलम में। तो आप बोलेंगे सर टेंशन आएगा भी क्यों? भाई बेंडिंग हो रही तो टेंशन आ सकता है ना। सिर्फ यदि एक्शियल लोड हो रहा होता, यदि आपके पास कॉलम में उसमें सिर्फ एक्शियल लोड लग रहा है, तो सवाल ही नहीं उठता है कि उसमें टेंशन आए। टेंशन नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ एक्शियल लोड कंप्रेशन लग रहा है। लेकिन जब आपके पास कॉलम टाइप 2, 3, 4 आ जाते हैं, जहां पर एक्शियल लोड के साथ साथ बेंडिंग मोमेंट भी आने लगता है, तो बेंडिंग मोमेंट के केस में टेंशन आने की चांसेस रहते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि मेरे पास ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, ये इसकी लेंथ नीचे जा रही होगी, ये कॉलम का टॉप व्यू, इसकी लेंथ नीचे जा रही होगी। लोड सीजी पे ना लगते हुए इधर कहीं पे शिफ्ट हो गया, तो इधर शिफ्ट हुआ, तो यहां पर यदि मैं दबाऊं तो ये मेरा क्या हुआ, हाईली कंप्रेस्ड फाइबर हुआ मेरा। इधर मैं दबा रहा हूं तो ये मेरा हाईली कंप्रेस्ड फाइबर, न्यूट्रल एक्सिस की इधर साइड दबा रहा हूं तो हाईली कंप्रेस्ड फाइबर इधर साइड दब रहा है। लेकिन इधर साइड का जो फाइबर है वो तो स्ट्रेच हो रहा है ना, खिंचा रहा है, देखो ये खिंचा रहा है, लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पे टेंशन आ रहा है। तो वो टेंशन हम नहीं चाहते हैं। We do not want tension anywhere in my column because I am not going to provide the tension steel reinforcement. तो यदि बेंडिंग आ रहा है लेकिन उसके कारण टेंशन डेवलप नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पर आपको जो स्ट्रेन लेना होगा वो इतना लेना होगा। अब यहाँ पर ये क्या चीज है, हाईली कंप्रेस्ड फाइबर, लिस्ट कंप्रेस्ड फाइबर, इतना स्ट्रेन, उसके बारे में भी अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो आइए इसको, इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैं आपको समझाने की चेष्टा करता हूँ। तो देखेंगे सभी लोग ध्यान से, इधर बाद में लिख लेना भले लगे आपको तो, लेकिन अभी पहले यहां पर ध्यान से देख लीजिए कि मैं क्या बताना चाहता हूं। मान लीजिए
आप लोगों के पास ये है एक कॉलम, मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये है कॉलम का एक क्रॉस सेक्शन। इसमें कोई समस्या नहीं सर, इसमें क्या ही समस्या होगी। इसके अंदर हम लोगों ने स्टील रेनफोर्समेंट डाल रखे हैं, सपोज ये एक स्टील रेनफोर्समेंट डाल दिया, ये एक स्टील रेनफोर्समेंट, ये एक स्टील रेनफोर्समेंट हम, अरे एक ये स्टील रेनफोर्समेंट हमने डाल दिया। है ना, ये स्टील रेनफोर्समेंट हमने डाल रखा है। ये एक यहाँ डाल दिया, एक यहाँ डाल दिया, एक यहाँ डाल दिया। ठीक है, ये हमने 4 स्टील रेनफोर्समेंट हमारे कॉलम में कुछ इस तरीके से डालते हुए आपको बता दिए। यहाँ ये कॉलम हो गया, ये कॉलम का टॉप व्यू है। ठीक है, अच्छा फिर मैं एक बात आप सभी के बीच में क्लियर कर दूं। हेलो भैया प्लीज मेरी बात को सुनिए, एक बात मैं आपके बीच में क्लियर कर दूं। जो व्यक्ति जीवन में पहली बार आरसीसी पढ़ रहा होगा, जो व्यक्ति जीवन में पहली बार आरसीसी पढ़ रहा होगा, उसके हिसाब से उसको लग रहा होगा कि भैया ये, उसके हिसाब से उसको लग रहा होगा कि भैया ये जो नीचे डला हुआ है ये एएसटी है और ये जो ऊपर डला हुआ है ये एएससी है। जैसा वो डब्ल्यू रिइंफोर्स बीम में सोचते आया है अब तक, उसको ऐसा लग रहा होगा। मैं बोल रहा हूँ नहीं भाई, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम टेंशन रेनफोर्समेंट नहीं डाल रहे हैं, ये आपके कॉलम का टॉप व्यू है। आपका कॉलम था, इसकी लेंथ है, उस पर लोड आ रहा है, कंप्रेशन लोड बीम से, स्लैब से, तो आपका कंक्रीट और साथ साथ में इसमें डला हुआ स्टील रेनफोर्समेंट पूरा की पूरा कंप्रेशन लेने का ही काम करेगा। तो ये पूरा की पूरा आपका कंप्रेशन रेनफोर्समेंट है। ये ऊपर वाला भी क्या है, एसी ही है कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, और ये भी क्या है, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट है। ये सब सेम लेवल पर डले हुए हैं क्योंकि ये टॉप व्यू है। ठीक है, दिस इज योर टॉप व्यू ऑफ योर कॉलम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपका एक कॉलम हमेशा दिया हुआ है और इस तरीके से मैं इसको ऐसा कंसिडर कर लूं। फिर मैं बोल रहा हूं कि जो लोग जीवन में पहली बार आरसीसी पढ़ रहे होंगे वो सोचेंगे कि अब मैं अगली लाइन इस स्टील रेनफोर्समेंट की सीजी से लेकर जाऊंगा। नहीं भाई, स्टील रेनफोर्समेंट की सीजी से आप इन द केस ऑफ बीम लेकर जाते हो क्योंकि वहां पर कंक्रीट इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए अपन सीजी के रेनफोर्समेंट तक ही कैलकुलेशन करते थे। लेकिन यहाँ पे तो अपना पूरा कंक्रीट इफेक्टिव है ना, कंप्रेशन आ रहा है, पूरे सेक्शन में कंप्रेशन आ रहा है, तो हमारा पूरा सेक्शन ही इफेक्टिव है। तो यहाँ पर स्टील रेनफोर्समेंट की सीजी से नहीं ले जाना है, हमें बॉटम ऑफ द बीम, बॉटम ऑफ द कॉलम से ही लेकर जाना है। मतलब पूरा क्रॉस सेक्शन हमारे लिए क्या है, इफेक्टिव है। इस यहाँ तक की बात हमें क्लियर हो गई है ना, यहाँ तक की बात हमको क्लियर हो गई। यस सर। अब इसके अंदर मैं बना रहा हूं स्ट्रेन वेरिएशन डायग्राम। मान लो इसके अंदर मैंने अभी यहाँ पर बनाया स्ट्रेन वेरिएशन डायग्राम। कैसा बना रहा हूँ इसका स्ट्रेन वेरिएशन डायग्राम, देखिएगा सब लोग ध्यान से देखिएगा। ये इसका स्ट्रेन वेरिएशन डायग्राम। मान लीजिए इस तरीके से कुछ मैंने यहाँ पर स्ट्रेन वेरिएशन डायग्राम बना दिया और ये क्या है मेरा, ये है मेरा न्यूट्रल एक्सिस। दिख रहा है सबको, दिस इज व्हाट वी हैव, न्यूट्रल एक्सिस। अब कंक्रीट में आप जानते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है। कंक्रीट में मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब हमारे पास, ये बीम वाला मैंने बनाया फिलहाल में है ना, 0 पॉइंट, जब हमारे पास क्या होता है 0.0035, जब हमारे पास क्या हो 0 पॉइंट, जब हमारे पास क्या हो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 0.0035 होता है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ऐसा अपन पढ़ते थे स्ट्रेन वेरिएशन डायग्राम चैप्टर नंबर 2 में। और यहां कहीं पर हमारे पास क्या होता था, यहां कहीं पर हमारे पास होता था स्ट्रेन का वैल्यू 0.002, ऐसे ही होता था। यस सर, ऐसा होता था। यहां तक की बात क्लियर है अपने को। यस सर, यहां तक की बात अपने को पूरा क्लियर है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या आ रहा है आपके पास, यहां पर आपके पास आ रहा है टेंशन जोन टी। हियर टेंशन जोन टी इज कमिंग। ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या होता है, टेंशन जोन टी हो रहा है। तो आपके कॉलम यहां पर मुझे क्या आता हुआ नजर आ रहा है, टेंशन आते हुए नजर आ रहा है, जो कि मैं कभी नहीं चाहता। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आई डू नॉट वांट टेंशन एनीवेयर इन माय कॉलम। मैं टेंशन नहीं चाहता हूं। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रेन वेरिएशन डायग्राम मैंने यहां पर बनाया है, ये क्या आपका स्ट्रेन वेरिएशन डायग्राम, वो कॉलम के लिए नहीं है वैलिड। तो ये स्ट्रेन वेरिएशन डायग्राम किसके लिए दिया जाता है, ये स्ट्रेन वेरिएशन डायग्राम इस टाइप का बीम्स के लिए दिया जाता है। कॉलम्स में ये वैलिड नहीं है क्योंकि कॉलम में हम टेंशन स्टील रेनफोर्समेंट नहीं डाल रहे हैं, इसलिए वहां पर हमें टेंशन जोन भी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कि भैया इसके बारे में लिखता हूं कि दिस केस
दिस केस इज नॉट accepted in column, is not accepted in column, full stop. It is the case of beam. It is the case of beam. तो कारण मुझे पता है कि क्यों मैं इस कॉलम में एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं. दिस केस इज नॉट एक्सेप्टेड इन कॉलम, इट इज द केस ऑफ बीम. मैं क्यों कॉलम में ये केस एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, वो रीजन मुझे पता है. क्योंकि यहाँ पर मेरे कॉलम में क्या आ रहा है, टेंशन जोन आ रहा है ना. मान लो यहाँ पर ये तुम्हारा ये न्यूट्रल एक्सिस इधर है, तो इसके नीचे क्या आ गया, ये टेंशन जोन आ गया. तो भाई तो पिक्चर ही खत्म हो गई, मुझे टेंशन जोन चाहिए ही नहीं. तो मैंने कहा ठीक है, टेंशन जोन नहीं चाहिए तुमको, अच्छी बात है. तो टेंशन जोन यदि नहीं चाहिए तो एक काम करो, ये न्यूट्रल एक्सिस को पकड़ो और इसको नीचे खींच दो. यहाँ पर ये न्यूट्रल एक्सिस को मैंने पकड़ा और कहाँ खींच दिया, यहाँ पर नीचे खींच दिया. तो मेरे पास स्ट्रेन वेरिएशन डायग्राम कैसा बनता हुआ नजर आएगा, मुझे मेरा स्ट्रेन वेरिएशन डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा कि मान लो ये है आपका वो स्ट्रेन, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन, और न्यूट्रल एक्सिस आ गया यहाँ कहीं पर. तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन कितनी है, 0.0035 की ये मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन है आपके पास. और ये क्या आ चुका है आप लोगों का, ये यहाँ पर आ चुका है आप लोगों का न्यूट्रल एक्सिस. दिस इज व्हाट वी हैव, न्यूट्रल एक्सिस. यहां पर आपके पास ये वैल्यू क्या आ गई होगी, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.002 का. तो 0.0035 ये हो गया, 0.002 ये हो गया स्ट्रेन. तो मैंने ये न्यूट्रल एक्सिस को खींच के यहां पर ले आया. अब इसके नीचे वो टेंशन जोन चला गया होगा भाई, इसके नीचे वो टेंशन जोन इस तरीके से चला गया होगा, ये डायग्राम बन गया ऐसा. तो टेंशन जोन कहाँ चला गया, आउट ऑफ द सेक्शन चला गया. ये आपका टेंशन जोन आउट ऑफ द सेक्शन है, और सेक्शन के अंदर, इस सेक्शन के अंदर केवल और केवल कंप्रेशन जोन है. ठीक है, इतनी बात ठीक है. मैंने कहा ठीक है सर, इतनी बात. लेकिन आप देखिए यहाँ पर पूरा की पूरा मेरे पास क्या आ गया, कंप्रेशन आ गया. न्यूट्रल एक्सिस एकदम बाउंड्री पर मौजूद है मेरे कॉलम में, एकदम बाउंड्री पर मौजूद है मेरे कॉलम में. क्या ये केस मुझे चाहिए, ये केस लिया जा सकता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें टेंशन कहीं पर भी मौजूद नहीं है, सिर्फ कंप्रेशन ही कंप्रेशन मौजूद है. लेकिन कंप्रेशन यहाँ पर 0 है और ये मेरे लिए रिस्की होगा. थोड़ा सा भी यदि लोड बढ़ा मेरे कॉलम पर, थोड़ा सा भी लोड का वैल्यू बढ़ गया तो ये न्यूट्रल एक्सिस फिर अंदर शिफ्ट हो जाएगी और टेंशन जोन आ जाएगा. थोड़ा सा भी यदि लोड बढ़ा, भाई हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये मेरा है कॉलम का क्रॉस सेक्शन. सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, ये है मेरा कॉलम का क्रॉस सेक्शन, दिख रहा है सभी को, यस सर. ये है मेरे कॉलम का, मान लो ये है मेरे कॉलम का सीजी, ये इधर वाला एक्स एक्सिस, ये रहा मेरे कॉलम का सीजी, दिख गया, यस सर. तो मैं लोड कहां लगा रहा हूं, सीजी के ऊपर लगा रहा हूं या नीचे लगा रहा हूं, मैं लोड लगा रहा हूं सीजी के ऊपर. यहां पर देखो इधर लोड लगा रहा हूं, तो मैं इधर लगा रहा हूं. तो ये वाला फाइबर जो है टॉप वाला, ये वाला जो फाइबर मुझे नजर आ रहा है, लोड में इधर लगा रहा हूं, तो देखो कितना ज्यादा कंप्रेस्ड हो गया, एकदम ज्यादा कंप्रेस्ड हो गया. तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन मुझे यहां देखने को मिल रही है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन मुझे यहां देखने को मिल रही है. कल को यदि लोड में नीचे लगा दूं ना, यहां पर या यहां पर लोड लगा दूं इस जगह पर, है ना, यहां पर ये न्यूट्रल एक्सिस थी मेरी मान लो, और सीजी के नीचे यदि लोड लगा दूं तो मेरा हाईली कंप्रेस्ड फाइबर ये वाला होगा, फिर बॉटम वाला ये ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा. तो डायग्राम उल्टा बन जाएगा, ये ऐसा डायग्राम बन जाएगा फिर 0.0035 मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन. समझ रहे हो. तो ये जो 0.0035 में यहां पर बनाया, इसका मतलब है कि मैं इस वाले फाइबर को ज्यादा कंप्रेस्ड मान रहा हूं, मतलब लोड मेरा यहां कहीं पर ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो ऊपर वाला फाइबर ज्यादा कंप्रेस्ड हो रहा होगा, तो वहां पर ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेन मैंने बताई. समझ में आई मेरी बात, यस सर, यस सर, ये बात समझ में आई. तो मैं बोल रहा हूं कि ये मेरे लिए रिस्की काम है. क्यों रिस्की काम है, क्योंकि यदि मैं दबा रहा हूं, ये लोड थोड़ा सा भी और ज्यादा शिफ्ट हुआ तो ये पूरा लिफ्ट कर जाएगा और यहां पर वापस से मेरा क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा. ये टेंशन जोन वापस अंदर घुस जाएगा मेरे सेक्शन में. तो ये रिस्की काम है, ये क्रिटिकल कंडीशन है. तो ये भी कॉलम में हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, नॉट डिजायर्ड. तो यहां पर मैंने क्या लिखा, इट इज ऑल्सो नॉट डिजायर्ड. क्या लिखेंगे, इट इज ऑल्सो नॉट डिजायर्ड इन कॉलम सेक्शन, in column section because it is in critical condition, because it is in critical condition. ये क्या है, क्रिटिकल कंडीशन में है, ये क्या है, क्रिटिकल कंडीशन में है. तो हमें ये भी नहीं चाहिए. तो फिर अब क्या करें, तो हमने काम किया यहां पर, हमने इस पॉइंट को पकड़ा, ये वाला पॉइंट नजर आ रहा है, इसको पाइवट पॉइंट बोल देता हूं. इस पॉइंट को पकड़ा और ये जो लाइन दिख रही है ना, इस पॉइंट को पकड़ा और ये जो मेरे को लाइन दिख रही है, उस लाइन को मैंने ऐसा घुमा दिया, उस लाइन को मैंने ऐसा घुमा दिया. तो कैसा देखने को मिल रहा होगा, आइए समझें इसको, है ना. इस पिक्चर को समझे अपन ने, क्या पिक्चर गेम खेल दिया यहां पर हमने.
आप यहां पर देखिए मैंने क्या कर रखा है मैंने यहां पर मेरे पास 0.035 स्ट्रेन यहां पर था, 0.002 यहां पर था, ये मेरे पास न्यूट्रल एक्सिस थी, है ना, ये मेरी क्या थी, ये मेरी न्यूट्रल एक्सिस थी। यहां पर मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट को पकड़ा, मैंने इस पॉइंट को पकड़ा और इस लाइन को ऐसा घुमा दिया। तो जैसे मैं इस लाइन को ऐसा घुमाऊंगा तो मुझे क्या पिक्चर देखने को मिली, देखो मैंने इस लाइन को पकड़ा और ऐसा घुमा दिया, है ना, मैं इस पॉइंट को पकड़ा और ऐसा घुमा दिया, तो जैसे ही घुमाया तो मुझे इस टाइप का पिक्चर देखने को मिला। पहले वो लाइन मेरी ऐसी थी, इस तरीके से इंक्लाइन थी, मैंने उसको ऐसा घुमा के ऐसा कर दिया, ऐसी हो गई वो लाइन। वो लाइन कैसी हो गई, ऐसी हो गई। सर मैं आ रही बात, क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। तो इस पॉइंट के अबाउट मैंने उसको घुमा दिया। अब आप देखो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, मेरे पास एक नया फिगर आ चुका है। आप देखिए मेरे पास क्या आ चुका है, एक नया फिगर आ चुका है स्ट्रेन वेरिएशन डायग्राम का। कैसे नया फिगर आ गया, देखिए यहां पर मेरे पास एक नया फिगर स्ट्रेन वेरिएशन डायग्राम का, मेरे पास एक नया फिगर आ गया स्ट्रेन वेरिएशन डायग्राम का। कैसा, ये देखिए, है ना, मेरे पास एक नया फिगर आ गया स्ट्रेन वेरिएशन डायग्राम का, कुछ इस तरीके से देखिए। दिख रहा है आप लोगों को कैसा डायग्राम, ये वाला, ये ब्लू कलर लाइन से ये डायग्राम बनता है, यहां पर ऐसा दिख रहा है आप लोगों को। ये मेरे पास नया डायग्राम आ गया। अब ये जो नया डायग्राम आया है, यहां पर जो स्ट्रेन होगी वो लेस देन 0.0035 होगी। भाई आपके पास जो 0.0035 थी वो यहां से लेकर यहां तक की इतनी वैल्यू थी 0.0035, लेकिन यहां पर तो ये वैल्यू रिड्यूस हो गई। यहां पर जो मैं वैल्यू बता रहा हूं वो यहां से लेकर यहां तक की बता रहा हूं, सिर्फ इतनी वैल्यू। तो ये कितनी होगी, तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, तो मान लो ये हमारा क्या है, लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर है। दिस इज व्हाट वी हैव, लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर, CL लिख रहा है। ये कम कंप्रेस्ड हुआ है, इस पे कम कंप्रेसिव स्ट्रेन आई है, यहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या है, कम है, इसलिए हमने इसको यहां पर क्या लिखा, लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर लिखा। हमने इसको यहां पर क्या लिखा, लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर लिखा। एप्सिलॉन मींस स्ट्रेन, C मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेन, L मतलब लीस्ट कंप्रेस्ड है, तो लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर पे स्ट्रेन है। तो ये हमारी क्या हो गई, हाईली कंप्रेस्ड, ये हमारी हो गई हाईली स्ट्रेन एट हाईली कंप्रेस्ड फाइबर। तो यहां पर कोड के हिसाब से, यदि हम देखें तो ये जो वैल्यू मुझे नजर आ रही है जिसको हमने स्ट्रेन एट लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर बोला, उसका 75% इतनी वैल्यू होती है, इतनी 0.75 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन CL होती है। यदि ये मेरे पास एप्सिलॉन CL है तो इसका 75%, इसका 0.75% इतना वैल्यू होता है। तो ये जो बचा हुआ वैल्यू ये कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक का ये वैल्यू क्या हमारे पास, स्ट्रेन एट हाईली कंप्रेस्ड फाइबर है ना ये वाला, तो ये कितना होगा, तो स्ट्रेन एट हाईली कंप्रेस्ड फाइबर हमारे पास कितना आ गया, टोटल था हमारे पास 0.0035, टोटल वैल्यू हमारे पास कितना था 0.0035, उसमें से ये 0.75 टाइम्स वाला माइनस कर दो, सो 0.75 टाइम्स ऑफ लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास हाईली कंप्रेस्ड फाइबर पे वैल्यू आ गई। और यही मैं आपको पीछे लिखवाया था, क्या करवाया था, 0.0035 माइनस 0.75 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन CL, यही मैं आपको पीछे लिखवाया था। और मैंने यहां पे क्या लिखा था, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन द कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन एंड बेंडिंग। देखो यहां पर आपका क्या आ रहा है, यहां पर आपका बेंडिंग भी आ रहा है, कंप्रेशन भी आ रहा है, टेंशन नहीं आ रहा है, बट नो टेंशन, क्या लिखा था हमने पीछे, बट नो टेंशन, टेंशन नहीं आ रहा हो तब आप इतनी स्ट्रेन ले सकते हैं, इतनी स्ट्रेन, तो हमने ले ली वहां पे इतनी स्ट्रेन। तो आपको कहीं पर भी टेंशन दिख रहा है क्या इसमें, नहीं, ये तो पूरा कंप्रेशन हमें नजर आ रहा है, दिस इज कंप्लीट कंप्रेशन एक्चुअली। ठीक है, यस सर, ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई सर। तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रेन एट लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर, ये हो गया स्ट्रेन एट लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर, और ये हुआ हमारे पास स्ट्रेन एट हाईली कंप्रेस्ड फाइबर। ठीक, मैंने कहा ठीक है, और ये हाईली कंप्रेस्ड फाइबर पे वैल्यू इतनी होती है, हम निकाल चुके हैं। ये जो है इसमें हमें देखना होगा कि ये हमारा अजम्पशन नंबर 2 बता रहा है, दिस इज व्हाट वी हैव द अजम्पशन नंबर 2। तो आयस कोड ने जो अभी मुझे बताया ना पीछे अजम्पशन, ये है आप लोगों का अजम्पशन नंबर 2, दिस इज व्हाट वी हैव अजम्पशन नंबर 2 को ये इंडिकेट कर रहा है। एक बात, यहां पर कौन से कॉलम की डिजाइन हो जाएगी, भाई इसके अंदर बेंडिंग मोमेंट भी आ रहा है, इसके अंदर एक्शियल लोड भी आ रहा है,
और टेंशन यहां पर कहीं पर भी पूरे सेक्शन में मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। ये एक्सेप्टेबल डिजाइन है मेरे लिए। तो यहां पर आपकी किसकी डिजाइन की जा सकती है, यहां पर डिजाइन कॉलम टाइप, डिजाइन दी कॉलम टाइप 1 2 सॉरी 1 नहीं 2 3 एंड 4, 1 पे तो केवल एक्सेल लोड आ रहा है ना, कॉलम टाइप 2 3 एंड 4 जिसपे मोमेंट और एक्सेल लोड आता है, उनकी डिजाइन हम लोग यहां पर इससे कर सकते हैं। यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने वाली यह है कि भैया न्यूट्रल एक्सिस का क्या हुआ। पहले न्यूट्रल एक्सिस कहां पर मौजूद थी, पहले न्यूट्रल एक्सिस आपकी यहां पर मौजूद थी, जो कि एकदम क्रिटिकल कंडीशन थी मेरे लिए। मैंने इसको पकड़ा, पॉइंट को ऐसा घुमा दिया, तो न्यूट्रल एक्सिस कहां चली गई मेरी। आप देखिए न्यूट्रल एक्सिस कहां होती है, जहां पर ये दोनों लाइनें मिलती है वहीं पर न्यूट्रल एक्सिस बनता है। तो ये आइए इन दोनों लाइंस को हम मिलाते हैं, तो हम देखते हैं न्यूट्रल एक्सिस कहां जाके बनेगा हमारा। न्यूट्रल एक्सिस कहां जाके बनता है हमारा, तो आपका न्यूट्रल एक्सिस यहां कहीं पर जाकर बाहर बन रहा है। सो दिस इज व्हाट वी हैव, न्यूट्रल एक्सिस, NA न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस कहां चला गया, सेक्शन तो यहीं तक है हमारा कॉलम, न्यूट्रल एक्सिस बाहर चला गया और काफी बाहर चला गया। और आपके पास यहां पर जीरो वैल्यू भी नहीं है कंप्रेशन का, कुछ ना कुछ वैल्यू कंप्रेशन की आ रही है, ताकत मौजूद है। यहां पर ज्यादा स्ट्रेन है, यहां पर कम स्ट्रेन है, ये हाईली कंप्रेस्ड है, ये लीस्ट कंप्रेस्ड है। तो क्रिटिकल कंडीशन भी नहीं है अब मेरे पास। यहां पे क्रिटिकल कंडीशन बन रही थी कि थोड़ा सा भी यदि लोड का शिफ्टिंग ज्यादा हो गया या लोड बढ़ गया तो ये न्यूट्रल एक्सिस अंदर शिफ्ट हो जाएगा कॉलम में, और फिर टेंशन जोन आ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस अंदर शिफ्ट हो जाता है यदि कॉलम में तो टेंशन जोन आ जाता है। तो हमने यहां पर क्या गेम खेला, हमने न्यूट्रल एक्सिस को सेक्शन के ही बाहर भेज दिया। सो योर न्यूट्रल एक्सिस इज आउट ऑफ द सेक्शन। तो हमारे घर में जितने भी कॉलम होते हैं ना, उनकी न्यूट्रल एक्सिस सेक्शन के बाहर होती है, आउट ऑफ द सेक्शन होती है। समझ में आ रही मेरी बात। मान लो 1 मिनट के लिए आप इंटरव्यू में गए, मान लो 1 मिनट के लिए आप कहां गए, इंटरव्यू में गए। इंटरव्यू में गए आप जिस रूम में, वहां पर एक कॉलम खड़ा हुआ है, ऐसा कॉलम लगा हुआ है। इंटरव्यू क्वेश्चन पूछने वाले ने आपसे पूछ लिया कि बताओ इस कॉलम की न्यूट्रल एक्सिस कहां है। आपने आंख बंद करके आंसर दे देना, ये सर यहाँ है, कॉलम यहाँ था, आप आंसर दे सर यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस। कुछ भी दिशा बता दो, कुछ भी दिशा बता दो चलेगा, क्योंकि सामने वाले क्वेश्चन पूछने वाले को भी नहीं मालूम कि न्यूट्रल एक्सिस कहां है। लेकिन है वो आउट ऑफ द सेक्शन, कॉलम के अंदर नहीं है, कॉलम के बाहर है, कहीं पर भी बता दो। ये कॉलम खड़ी, मैं कॉलम हूं, मैं कॉलम खड़ा हूं, मेरी न्यूट्रल एक्सिस कहां है, ये यहाँ खड़ी बैठी हुई है, ये बैठी हुई न्यूट्रल एक्सिस, ये दिख रही है मेरे को, ऐसा बता दो। समझ में आ रही है। तो आपको ये जज करना चाहता है कि आपको एक्जेक्टली पता होता है कि नहीं, कि जो भी कॉलम हम डिजाइन करते हैं आईएस कोड के हिसाब से, उस उनके हिसाब से, आईएस कोड के हिसाब से न्यूट्रल एक्सिस जो होती है वो कॉलम के बाहर होती है, कॉलम के अंदर नहीं होती है। तो यहां पर हमने बताया कि न्यूट्रल एक्सिस इज आउट ऑफ द सेक्शन, लेकिन होती है एक फाइनाइट डिस्टेंस पर। यहां पर न्यूट्रल एक्सिस इज आउट ऑफ द सेक्शन बट आपको एक फाइनाइट डिस्टेंस पर नजर आ रही है। तो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं न्यूट्रल एक्सिस इज आउट ऑफ द सेक्शन बट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, है ना। यहां पर अपन मेंशन कर लेते हैं, क्या मेंशन कर रहे हैं अपन, अपन यहां पर मेंशन कर रहे हैं कि न्यूट्रल एक्सिस इज आउट ऑफ द सेक्शन, इज आउट ऑफ, ऐसा लिखता हूं, न्यूट्रल एक्सिस इज प्रेजेंट, न्यूट्रल एक्सिस इज प्रेजेंट आउट ऑफ द सेक्शन, आउट ऑफ द सेक्शन एट फाइनाइट डिस्टेंस, एट फाइनाइट डिस्टेंस। क्या आएगी, एट फाइनाइट डिस्टेंस पर होगी, ठीक है, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर मौजूद होगी। यहां तक की बात क्लियर है, यस सर। अब मैंने वही पॉइंट पकड़ा, सुनना सभी लोग, मैंने पकड़ा ये वाला और इसको और घुमा दिया, इसको और घुमा दिया, इस पॉइंट को मैंने पकड़ा और इसको और घुमा दिया। कितना घुमा दिया, इतना घुमा दिया, इस पॉइंट को इतना घुमा दिया कि ये जो मेरी लाइन इंक्लाइन दिख रही थी वो वर्टिकल हो गई। तो मैंने इसको इतना घुमा दिया कि लाइन मेरी क्या हो गई, वर्टिकल हो गई, लाइन मेरी क्या हो गई, वर्टिकल हो गई। इतना घुमा दिया कि वो लाइन मेरी वर्टिकल हो गई। अब एक बात बताओ, यदि वो लाइन मेरी वर्टिकल यदि हो जाए तो यहां से लेकर यहां तक की, यदि वो लाइन मेरी वर्टिकल हो जाए तो यहां से लेकर यहां तक की ये स्ट्रेंथ कितनी होगी भाई। मैं कौन से पॉइंट के अबाउट घुमा रहा हूं, 0.002 के अबाउट घुमा रहा हूं ना, इस तरीके से। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 0.002 होगी ना पूरी, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो यहां पर मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 0.002 आ गई नीचे, और ऊपर भी चलेगी 0.002। समझ में आ रही बात, 0.002 नीचे भी आ गई और पूरा यहां से लेकर ऊपर तक पूरा 0.002 है। तो मेरे पास एक नया फिगर यहां पर देखने को मिल चुका है ना, मेरे पास एक नया फिगर यहां पर देखने को मिल चुका है। क्या फिगर देखने को मिला, फिगर मुझे देखने को मिला कुछ इस तरीके से, फिगर देखने को मिला कुछ
इस तरीके से, है ना, कि हमारे पास रेक्टेंगुलर स्ट्रेन वेरिएशन डायग्राम, यूनिफॉर्म स्ट्रेन वेरिएशन डायग्राम देखने को मिल रहा है। हमें स्ट्रेन वेरिएशन डायग्राम कैसा देखने को मिल रहा है? एकदम यूनिफॉर्म देखने को मिल रहा है। स्ट्रेन वेरिएशन डायग्राम कैसा देखने को मिल रहा है? यूनिफॉर्म देखने को मिल रहा है। समझ में आई बात? यस सर। तो स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? स्ट्रेन की जो वैल्यूज आई है वो यहाँ पर कितनी है? स्ट्रेन की वैल्यू है 0.002। यहाँ पर भी कितनी है हमारे पास? 0.002। 0.002 यहाँ पर भी हमारे पास आ गई स्ट्रेन का वैल्यू। समझ में आ रही मेरी बात? तो आपको देखो पूरे सेक्शन में एकदम यूनिफॉर्म स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। आप ये वाला फाइबर पकड़ो, ये पकड़ो, इधर पकड़ो, इधर 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 इधर, कहीं पर भी हर एक फाइबर पे एकदम यूनिफॉर्म स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। कितना देखने को मिल रहा है? 0.002 यूनिफॉर्म स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस आएंगे उसके ऊपर। और यूनिफॉर्म स्ट्रेस कब आते हैं? जब आपका लोड कहां लग रहा हो? एग्जैक्टली सीजी पर जाकर लग रहा हो। जब आपका लोड कहां लग रहा हो? कॉलम में सीजी पर जाकर लग रहा हो। यहां पर तो सीजी पर नहीं लग रहा था, इसलिए इनमें मोमेंट्स आ गए थे, तो इस टाइप का स्ट्रेन वेरिएशन डायग्राम देखने को मिल रहा था। यहां पर लोड आपका सीजी पे नहीं लग रहा था, यहां पर जो लोड था इस वाले केस में जो लोड था, मान लो यहां कहीं पर लग रहा था, इस जगह पे लग रहा था, तो ज्यादा दब रहा था ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन कम दब रहा था, तो नीचे वाले में कम कंप्रेशन आ रहा था, ऊपर वाले में ज्यादा कंप्रेशन आ रहा था। यहां पे तो हमारा क्या आ रहा है? पूरा यूनिफॉर्म देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लोड है वो मेरा सीजी पर लग रहा है, एग्जैक्टली सीजी पर जाकर मेरा लोड लग रहा है, तो उसमें बेंडिंग नहीं आ रहा। ये सिर्फ एक्शियल कंप्रेशन का कंडीशन है। तो ये मेरा कौन सा अजम्पशन हुआ? ये मेरा अजम्पशन नंबर 1 हुआ भैया। द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन द कंक्रीट इन एक्शियल कंप्रेशन, सिर्फ और सिर्फ एक्शियल कंप्रेशन मौजूद है, तो मेरे पास कितनी स्ट्रेन ली जा सकती है? 0.002 ली जा सकती है। निकाल के मैंने बता दिया कैसे 0.002 लिखा है कोड ने, तो वहीं से उन्होंने आईएस कोड ने ऐसा आप लोगों को लिखकर दिया होगा। तो यहां पर हमारे पास 0.002 यूनिफॉर्म स्ट्रेन आ गई, और यही मेरा यहां पर क्या है? वास्तव में अजम्पशन नंबर 1 होगा। ये क्या है मेरे पास? अजम्पशन नंबर 1 है। क्लियर? तो इसमें अपन लिखें बकायदा, है ना, इसमें हम लोग लिखें अजम्पशन नंबर 1। ये आप लोगों का क्या है? यही आप लोगों का एक्चुअली अजम्पशन नंबर 1 है। यहां पर कौन सा कॉलम डिजाइन करोगे? बताओ, यहां पर कॉलम कौन सा डिजाइन करोगे? डिजाइन द कॉलम, डिजाइन दी, यह है आपका अजम्पशन नंबर 1। डिजाइन दी कॉलम टाइप। यहां पर कॉलम का कौन सा टाइप डिजाइन करने वाले रहोगे? 1 2 3 4 कौन सा करोगे? अरे भाई यहाँ केवल एक्शियल कंप्रेशन आ रहा है। यहां पर क्या आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपका एक्शियल कंप्रेशन आ रहा है। और मैं आप लोगों को बताया था कि जब भी एक्शियल कंप्रेशन आता है, सिर्फ एक्शियली लोडेड कॉलम्स जहां पर आते हैं वो कौन से होते हैं? कॉलम टाइप 1 होते हैं। तो कॉलम टाइप 1 के लिए अजम्पशन नंबर 1 हमें दिया गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्शियल कंप्रेशन आ रहा हो। समझ में आ रही मेरी बात? तो यहां पर हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ कॉलम टाइप 1 के डिजाइन करने की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? कॉलम टाइप 1 को डिजाइन करने की हम बात कर सकते हैं। अब यहां पर न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन देखो, न्यूट्रल एक्सिस कहां मौजूद है? मैं क्या बोलता हूं, ये दो लाइंस को मिलाओगे वहां पर न्यूट्रल एक्सिस बनता है। ये दो लाइन जहां जाकर मिलती है वहीं पर न्यूट्रल एक्सिस बनता है। तो यहां पर भी अपन ने इन दो लाइंस को ऐसा मिलाया था, आउट ऑफ द सेक्शन जाके वो दो लाइंस मिल रही थी, वहां न्यूट्रल एक्सिस मिल रहा था। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर भी मिलाओ ये दो लाइंस को, ये दो लाइंस आपकी मिलाओ इनको। तो मैंने इनको मिलाने की कोशिश की, ये इधर में आगे एक्सटेंड किया, इधर से मैं इसको भी आगे एक्सटेंड किया, लेकिन मैं इनको नाकाम रहा मिलाने में। ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्सटेंड हो सकती है पैरेलली, दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस तक पैरेलल जा सकती है दोनों लाइंस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर न्यूट्रल, ये दोनों लाइन एक दूसरे को मिलेगी। तो न्यूट्रल एक्सिस कहां है? आउट ऑफ द सेक्शन है, लेकिन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। भाई ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर मिलेगी ना ये दो लाइंस, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आपको क्या देखने को मिलेगा? न्यूट्रल एक्सिस देखने को मिलेगा। मतलब आपके घर में आपका कॉलम बना है, सुनना मेरी बात को सुनना, आपके घर में आपका ये कॉलम बना हुआ है इस कंडीशन के लिए, तो उसका न्यूट्रल एक्सिस पड़ोसी के घर में हो सकता है, या उसके पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी के घर में हो सकता है। तो आपके कॉलम का इफेक्ट पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी के घर में आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रही मेरी बात? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो यहां पर जो न्यूट्रल एक्सिस है दैट इज आउट ऑफ द सेक्शन बट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। यहां पर फाइनाइट डिस्टेंस पर था, लेकिन यहां पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो यहां पर हमने लिखा कि न्यूट्रल एक्सिस, यहां पर हमने लिखा न्यूट्रल एक्सिस इज प्रेजेंट आउट ऑफ द
section out of the section but at infinite distance, but at infinite डिस्टेंस। ठीक है, तो ये मेरा पूरा आपको अजम्पशन एकदम नीट एंड क्लीन वे में डिस्क्राइब कर दिया है। लिख लेंगे सभी लोग, सभी लोग अच्छे से लिखेंगे और डन करके मुझे बताएंगे। अजम्पशन समझ में आ रहा है क्या थे हमारे अजम्पशन इस तरीके से, है ना? जल्दी से लिखेंगे और डन करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या लिख रहे हैं शिवम सर, आपने पीएचडी की है, तुमको क्या लगता है ये सब पीएचडी में पढ़ाया जाता है? भाई ये सब बीटेक का ही सिलेबस है। दिस इज नॉट द सिलेबस ऑफ एमटेक, दिस इज नॉट द सिलेबस ऑफ पीएचडी। ये कोई पीएचडी या एमटेक का सिलेबस नहीं है, ये बीटेक या बीई का ही सिलेबस है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं या हमें पढ़ाया नहीं जाता है, हमें सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ा के खत्म कर दिया जाता है चीज़ें। ये सब हमें पढ़ना होता है एक्चुअली खुद से।